नमस्कार दोस्तों। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम खराब है, आसमान में घने बादल हैं, सड़कों पर जल जमाव है। संसद परिसर में भी बारिश का असर दिख रहा है। जगह जगह पानी की धार बह रही है और आसमान में बादल तो हैं, लेकिन इन सब के बीच विपक्षी दल के खेमे के एक सांसद, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, जिन्हें 2 दिन पहले राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, वो संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास रात और दिन लगातार बैठकर धरना दे रहे थे कि जब तक उनका सस्पेंशन वापस नहीं होगा तब तक वहीं बैठ। लेकिन कल रात मौसम खराब हुई। इस खराब मौसम में मुझे सुबह लगा कि पता नहीं संजय सिंह घर लौट गए या उनके साथ जो सांसद देर रात तक दिख रहे थे, 12 बजे 1 बजे रात तक विपक्षी सांसद, इंडिया मोर्चे के सांसद, क्या उन्होंने अपना धरना संजय सिंह के साथ खत्म कर लिया? इसी को जानने समझने के लिए मैंने सुबह बात की। तो अभी तस्वीर में आप देख रहे हैं, संजय सिंह आपको देख रहे हैं। बारिश की टिप टिप की बूंदाबांदी की आवाजें संजय सिंह के चारों तरफ से आ रही है। और इस बीच खबर यह है कि संसद में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। यह आपको पता ही होगा कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने 26 दलों के मोर्चे इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से लेकर पीएफआई से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी तक से जोड़ दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन या ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या जोड़ा? बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और नेताओं के बयानों की झड़ी लग गई। सबने ये कहना शुरू किया, नाम बदलने से क्या होगा, और तरह तरह के जुमले गढ़े गए कल रात से सुबह तक। तो संजय सिंह जो अभी संसद परिसर में है, संजय सिंह जो राज्यसभा से निष्कासित है, संजय सिंह जो बारिश बूंदाबांदी बादल पानी की धार के बीच भी वहां जमे हैं, चलते हैं सीधे संजय सिंह के पास। पहला सवाल तो यही संजय सिंह, बारिश, पानी, मौसम खराब, रात कैसे गुजरी और यह खराब मौसम को संदेश दे रहा है क्या? अजीत अंजुम जी, पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि शायद भगवान भी रो रहे हैं मणिपुर की हालत को देखकर। और जिस प्रकार से वहाँ हमारी बहनें इंसाफ मांग रही हैं, जिस प्रकार से वहाँ हिंसा हो रही है और प्रधानमंत्री जी अब तक खामोश है, सदन में आके जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वो कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि ये सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। और प्रधानमंत्री जो हर मसले पर बढ़ चढ़कर बोलते हैं, वो मणिपुर की हिंसा पर खामोश क्यों है? शक ये भी पैदा होता है, जो बार बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये सरकार प्रायोजित और भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित हिंसा है। इसमें सरकार की मशीनरी शामिल है और इसीलिए प्रधानमंत्री शायद जवाब। अब जैसा कि मैंने कहा, खराब मौसम है तो नेट की थोड़ी बीच बीच में दिक्कत होगी। जी संजय जी बोलिए, नेट की दिक्कत होगी थोड़ी। इसलिए मैं पिछले 2 दिनों से, भले ही मुझे निलंबित कर दिया है सत्ता पक्ष के कहने पर, उनके प्रस्ताव पर चेयरमैन साहब ने, लेकिन मैं संसद में ही हूं और बारिश भी तेज हुई। हमारे साथ जेडीयू के सांसद अनिल हेगड़े जी और कांग्रेस की सांसद जेबी जी, वो लोग भी पूरे रात यहाँ संसद में हम लोग रहे। उसके पहले आपने देखा होगा तमाम दलों के नेता यहाँ पर आए, उन्होंने अपना समर्थन दिया, क्योंकि पूरी टीम इंडिया, जो टीम इंडिया का गठबंधन है, वो सब मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सदन में आके मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें, मणिपुर की हिंसा पर बोलें और ये बताएं कि कैसे वो वहां पर शांति की बहाली करेंगे। तो एक बार तस्वीर संजय सिंह आप दिखाएंगे? संजय सिंह जहां बैठे हैं गांधी मूर्ति के पास, तो बारिश हो रही होगी, खुले आसमान के नीचे है, तो आपने रात में शरण कहां ली इस बारिश में अगर आप धरने पर बैठे हैं? जरा तस्वीर वहां की दिखाइए। ये देखिए, आप नई बिल्डिंग है और इधर आप देखिए कि ये पोर्च है संसद का, पुरानी बिल्डिंग का शायद, और ये पुरानी बिल्डिंग का पोर्च है जहाँ पे मैं इस वक्त बैठा हूँ। और ये अभी सुबह 5:30 बजे हम लोग इधर आए। इसके पहले गांधी स्टैचू के पास ही पूरी रात हम लोग थे धरने पर, और अभी धरना हमारा बीच बीच में ये डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन हाँ जी बोलिए।
तो इसी परिसर में हमारा धरना जारी है। 5:30 बजे के आसपास बारिश तेज शुरू हुई तो हम लोग फिर यहाँ संसद की जो मेन बिल्डिंग, मेन गेट है, उसके पास बैठे हुए हैं इस वक्त। तो संजय सिंह, कल आपको पता चला होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो अब एक तरह से जो आपके मोर्चे जिसका नाम INDIA है, इंडिया को खारिज करते हुए इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन और PFI से जोड़ दिया कि आप लोग नाम बदल के क्या देखिए, करेंगे? मैं सिर्फ प्रधानमंत्री जी से एक ही बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, हम लोगों को जितनी गालियां आप देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन इंडिया को गाली मत कीजिए, इंडिया का अपमान मत कीजिए प्रधानमंत्री जी, ये ठीक बात नहीं है। आपकी दुश्मनी हमसे हो सकती है, इंडिया से क्यों दुश्मनी निभा रहे हैं आप इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से करेंगे? इस प्रकार की घटिया मानसिकता का परिचय देंगे आपको शर्म नहीं आती? आप भारत की तुलना, इंडिया की तुलना आप एक आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। पूरे देश से भारत के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने पूरे देश का अपमान किया, 140 करोड़ लोगों का अपमान किया है। जो लोग इस देश के अंदर रहते हैं, इस इंडिया में रहने वाले 140 करोड़ लोगों की तुलना उन्होंने आतंकवादी संगठन से कर दी। यह प्रधानमंत्री का चरित्र। तो आप हमारा अपमान कीजिए, हमको गालियां दीजिए, ठीक है। जिस नेता को गालियां देना चाहते हैं दीजिए, आप तो गाली देने के लिए ही बने हैं, आप 24 घंटे यही काम करते हैं, कीजिए, लेकिन इंडिया को गाली मत दीजिए। इंडिया की तुलना आप कृपा करके आतंकवादी संगठनों से मत कीजिए। आपको पूरा देश देख रहा है, क्या सोच रहा होगा आपके बारे में? आपकी ये मानसिकता है? पूरे देश से भारत के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए हाथ जोड़कर कि उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों के देश को, इंडिया को आतंकवादी संगठन से तुलना की। और दूसरी बात, ईस्ट इंडिया की कंपनी की उन्होंने बात की, तो अपने पुरखों को वो याद कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री के पास वो चिट्ठी मौजूद नहीं हो तो मैं उनको भेज सकता हूं। और अजीत अंजुम जी, कोई भाजपाई मिले तो वो पूछिएगा उनसे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन जब भारत के अंदर चल रहा था, उस वक्त उन्होंने अंग्रेजी गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी और कहा था, हुजूर बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये भारत छोड़ो आंदोलन, ये करो या मरो का आंदोलन, इसको कुचल देना चाहिए, इस आजादी के आंदोलन को कुचल देना चाहिए। ये किसने लिखा था? मोदी जी के पुरखे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखा था। तो आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, उनके पुरखे तो उसी में काम करते थे, उनके पुरखे तो उन्हीं की गुलामी करते थे। तो मुझे लगता है कि ये शायद बदहवासी का एक उदाहरण है कि पूरी की पूरी भाजपा इस वक्त बदहवास हो गई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या करना चाहिए। और जब से ये इंडिया का गठन हुआ है, मैं देख रहा हूं कि बार बार मोदी जी का दर्द झलक रहा है। और आप मुझे बताइए कि अगर इंडिया से इतना ही परहेज है तो आपने बीजेपी फॉर इंडिया क्यों लिखा हुआ अपने ट्विटर हैंडल पे? अगर इंडिया से इतना ही परहेज है तो खेलो इंडिया का नारा आपने क्यों दिया? बढ़ेगा इंडिया क्यों बोलते हैं? स्टार्टअप बीच में फिर डिस्कनेक्ट हुआ, क्यों बोलते हैं? स्टार्टअप इंडिया आप क्यों बोलते हैं? मेक इन इंडिया आप क्यों बोलते हैं? वोट फॉर इंडिया क्यों बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं आप? वो तो संविधान में, प्रियम्बल में, इंडिया, भारत दैट इज इंडिया। जब आप अपना पासपोर्ट लेके विदेश जाते हैं तो उस पासपोर्ट के ऊपर लिखा है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे? सब बदल देंगे आप? हमारा नारा क्या है? हम तो कहते हैं इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। अब मोदी जी को इतनी ज्यादा परेशानी है इंडिया से, वो इंडिया को इंडिया की तुलना एक आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। तो हमारा अपमान कीजिए, बात समझ में आती है, इंडिया का अपमान मत कीजिए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को उस अपने कथन के लिए माफी मांगनी चाहिए। संजय सिंह, प्रधानमंत्री के लिए आपने कहा कि बदहवासी में ऐसी बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे विपक्ष दिशाहीन हो गया, विपक्ष को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ नाम बदल लिया। नाम बदलने से क्या होगा? दरअसल इंडिया
नाम बदलने को लेकर उनका ऐतराज है कि आप जो विपक्षी मोर्चा है, जो रिजेक्टेड है, जिसे जनता ने खारिज किया है, उसके बरक्स बीजेपी को अपार बहुमत दिया है, वो लोग दिशाहीन हो गए, कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने नाम बदल लिया। और उसके बाद मैं देख रहा हूं लगातार बयान आ रहे हैं, कुछ बयान आपको मैं सुनाना चाहूंगा जो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का, नेताओं का बयान है। जैसे शिवराज सिंह चौहान का बयान है, बबूल ने अपना नाम गुलाब रखा है। इंडिया वाले बाबा से यही पूछना था कि क्या आप गुलाब से खुशबू आएगी, उसके बाद मतलब बबूल ने नाम रखा है। उसी तरह से योगी आदित्यनाथ का नाम है, ने बोला कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुनेगा। अमावस्या की काली रात को पूर्णिमा का नाम देने से वो शीतल और प्रकाशमान नहीं हो जाएगी। नाम बदलने से मूल स्वभाव नहीं बदल जाएगा। ऐसे ही इंडिया नाम लगा लेने से आत्मा और संस्कार में रची बसी विभाजनकारी सोच और भारत विरोधी दृष्टि समाप्त नहीं होगी। ऐसे मनोहर लाल खट्टर ने तो भी ये कहा सब है। बता के आप क्या कहना चाह रहे हैं अजीत अंजुम जी? आप तो यही कहना चाह रहे हैं ना कि भाजपाई जो है वो एक घटिया मानसिकता के लोग हैं। अपनी राजनीति के चक्कर में वो इंडिया के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं, वो इंडिया का भी अपमान कर सकते हैं। यही आप बता रहे हैं अपनी पूरी बात से? नहीं, मैं तो जिन बयान लोगों के बता रहा हूँ, ये तो आप बता रहे, मैं तो जो उन्होंने कहा है, जो बयान आप पढ़ रहे हैं वो बयान यही दर्शाता है कि ये इतने घटिया लोग हैं, इतने ज्यादा घटिया लोग हैं कि ये अपने स्वार्थ की राजनीति के चक्कर में इंडिया का भी अपमान कर सकते हैं। ये इंडिया के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। ये इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर सकते हैं। ये इतने घटिया किस्म के लोग हैं। अब आप देख लीजिए। और अगर इंडिया नाम से इतना ही परहेज है भाजपाइयों को, तो आप मुझे बताइए ना, बीजेपी फॉर इंडिया अपने ट्विटर हैंडल पे क्यों लिखा हुआ है? खेलो इंडिया का नारा क्यों देते हैं? स्टार्टअप इंडिया का नारा क्यों देते हैं? मेक इन इंडिया का नारा क्यों देते हैं? डिजिटल इंडिया का नारा क्यों देते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? बताइए ना मुझे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये निहायत ही घटिया किस्म के लोग हैं। ये अपनी राजनीति को साधने के चक्कर में इंडिया के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनको हाथ जोड़कर देश से माफी मांगनी चाहिए। इंडिया कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। इंडिया 140 करोड़ लोगों का गौरव है प्रधानमंत्री जी। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, इंडिया 140 करोड़ लोगों का गौरव है, जाहिर है गौरव है। भारत हो चाहे इंडिया हो, हमारा देश है, मुल्क है हमारा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी 140 करोड़ की बात करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को 22 करोड़ लोगों ने उनकी पार्टी को वोट भी दिया है, तो उस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। और उन्हें लगता है कि उनके वोटर इसी तरह से समझेंगे कि ये नाम बदल के लोग आ गए और उसके बाद नाम बदल कर ये इंडिया देश के नाम पर अपने मोर्चे का नाम वोटर रख दिया ये नहीं और अब समझेंगे संसद में तमाशा कर उनके रहे हैं। वोटर ये नहीं समझेंगे कि कारगिल के योद्धा, एक कारगिल के युद्ध में शामिल एक सूबेदार की पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया और हमारा प्रधानमंत्री खामोश से चुपचाप बैठा हुआ है। ये नहीं देखेगा ये देश। भारत की सेना इस बात को नहीं देखेगी। भारत के जवान इस बात को नहीं देखेंगे। भारत माता नहीं देख रही इस बात को। कारगिल में शामिल एक सूबेदार की पत्नी को मणिपुर में नंगा करके परेड कराया गया। अजीत अंजुम जी, कोई भी संवेदनशील प्रधानमंत्री होता तो निश्चित रूप से हस्तक्षेप करता, आकर बोलता इस मामले में। 4 मई की घटना पे 18 मई को एफआईआर हो रही है। 12 जून को एनसीडब्ल्यू को उसकी जानकारी में आने के बावजूद एनसीडब्ल्यू खामोश बैठा रहता है। और उसके बाद जब संसद का सत्र शुरू होता है, जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है, तो 78 दिन के बाद 36 सेकंड देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं। देश का एक हिस्सा जल रहा है। आज मणिपुर की घटना को लेकर मिजोरम में कल कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ आपने देखा? पूरे देश के अंदर, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज किस प्रकार के हालात बन रहे हैं। मेघालय के सीएम के ऊपर एक समाचार आया कि उनके ऊपर हमला हो रहा है, उनके लोगों पे। तो मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की स्थिति बन रही है देश में और प्रधानमंत्री चुपचाप खामोश बैठे हुए हैं, वो देश के सर्वोच्च मंदिर में सदन में आके जवाब नहीं देना चाहते, वो प्रधानमंत्री जो एक क्रिकेट खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो ट्वीट करते हैं, एक ब्राजील के फुटबॉलर को चोट आ जाए तो ट्वीट करते हैं, रेलवे को झंडी दिखानी दे हो तो चले जाते हैं, चीता के साथ फोटो खिंचाना हो तो 3 दिन की फुर्सत उनके पास है, दुनिया भर की सैर करनी हो तो फुर्सत उनके पास है, दिन भर में 3 बार कपड़ा बदलना हो तो फुर्सत उनके पास है, मणिपुर की हिंसा पर एक शब्द बोलने के लिए फुर्सत नहीं है। 78 दिन उनको लग जाते हैं 36 सेकंड बोलने के लिए।
और मैं अगर ये सवाल पूछ रहा हूं तो मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया। तो ये दिखाता है कि कैसे व्यक्ति के हाथ में ये देश है और ये देश कैसे सुरक्षित रह पाएगा अगर इतने संवेदनहीनता का परिचय हमारे प्रधानमंत्री दिखाएंगे। कह रहे हैं साहब कोई जवाब दे देगा। क्यों कोई जवाब सरकार की तरफ से, क्यों कोई जवाब दे तरफ देगा? नहीं, अमित शाह बोल रहे हैं कि हम जवाब देने को तैयार है। क्यों जवाब दे देंगे? चिट्ठी लिखी, 2 पन्ने की चिट्ठी क्यों मेरे जवाब पास है। दे अमित देंगे शाह ने वो? खड़गे को चिट्ठी लिखी, अधीर रंजन को लिखी, जवाब दे क्या देंगे पाइए? वो? क्यों आप जवाब चर्चा करने से भाग रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री कोई घर में आने वाली नई बहू है कि वो घूंघट काट के बैठे हुए हैं, वो नहीं निकलेंगे, नहीं बोलेंगे? क्यों जवाब दे देंगे गृह मंत्री? क्यों जवाब दे देंगे? और गृह मंत्री ने तो मीटिंग भी की थी आल पार्टी, उसमें हम लोगों ने जो डिमांड किया था, एक भी डिमांड मानी उन्होंने। हमने कहा था इस मुख्यमंत्री को हटाओ, इसने जनता का विश्वास खो दिया है। हमने कहा था कि वहां के जो लोगों के घर जलाए गए हैं, जो लोग मारे गए हैं, उनको मुआवजा दो। माना गृह मंत्री जी ने, हमारी मांगे मानी। हमने कहा था आल पार्टी डेलीगेशन भेजो वहां पे, माना। तो अब कह रहे हैं गृह मंत्री फिर बोलेंगे। भाई जो डिमांड गृह मंत्री के सामने आल पार्टी मीटिंग में हमने उठाई थी, वो डिमांड मानी गई क्या? नहीं मानी गई। सभी दलों ने जो मुद्दा उठाया था माना गया क्या? नहीं माना गया। तो अब हम अगर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोले, वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे? एक बॉर्डर स्टेट अगर जल रहा है उस पर प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं? सवाल ये है, ये उल्टी बात है कि कोई भी आके बोल देगा। सवाल तो सीधा ये होना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे, उसकी क्या वजह है? जो आदमी 24 घंटे में 18 घंटे सिर्फ बोलता रहता है, चुप ही नहीं होता है, वो मणिपुर पे नहीं बोलेगा। एक और बयान आपको बताता हूं, 14 दिन पे मन की बात करता है, वो मणिपुर की बात नहीं करेगा। एक और बयान आपको बता दूं, जो बीजेपी के नेताओं का कहना है, और यही लगातार हमला जब इंडिया का अपमान करने की फुर्सत, इंडिया का अपमान करने की फुर्सत प्रधानमंत्री के पास है, मणिपुर पे बोलने की फुर्सत प्रधानमंत्री के पास नहीं है। इंडिया का अपमान करने की फुर्सत है प्रधानमंत्री के पास। इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से करने की फुर्सत है प्रधानमंत्री के पास, और मणिपुर पे बोलने की फुर्सत नहीं है। एक और बयान सुन लीजिए। वो तो इंडिया जो आपने नाम रखा है मोर्चे का, उस पर नाराजगी जता रहे हैं या उसे खारिज कर रहे हैं, लेकिन एक और बयान है मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बनाया गया ठग बंधन फ्यूज बल्ब की झालर से ज्यादा कुछ नहीं है, इससे रोशनी भी नहीं हो सकती, न ही ये सूरज का मुकाबला कर सकते। गुण स्वभाव और शक्तियां सिर्फ नाम बदलने से नहीं बदल जाती। तो आपको फ्यूज बल्ब कहा जा रहा है कि ये सारे फ्यूज बल्ब इकट्ठा हो गए। अच्छा, फ्यूज बल्ब की चिंता इतने सारे लोग करते हैं क्या? कभी चिंता की क्या इन्होंने? 9 साल में कभी एनडीए की बैठक बुलाई क्या इन्होंने? अजीत अंजुम जी, अगर ये बल्ब सारे फ्यूज हैं तो क्यों चिंता कर रहे हैं लोग? फिर क्यों बोल रहे हैं लोग? इसका मतलब इनको पता है इनकी विदाई का वक्त आ गया है और 24 में बोरिया बिस्तर बांध के जनता इनको वापस करेगी। तो इसलिए मैं यही कहना चाह रहा हूं भाजपाइयों से कि तुम लोग वास्तव में कितने घटिया हो कि अपनी राजनीति के चक्कर में इंडिया की तुलना तुमने आतंकवादी संगठन से कर दी। प्रधानमंत्री जी, पूरे देश से माफी मांगिए, वरना ये सवाल आप हमारा अपमान कीजिए, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमको तो आप रोज निकाल के बाहर करते ही रहते हैं, मुकदमा भी करवाते हैं, वो सब कीजिए, चलेगा। कम से कम इंडिया का अपमान मत कीजिए, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान मत कीजिए। अच्छा, ये बताइए, आपको शायद पता ना हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये सब बोला, इंडिया और इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सब, साथ में ये भी अपने सांसदों को बोला है कि घर घर तिरंगा की मुहिम तेज करिए, 15 अगस्त आ रहा है, भारत तिरंगा से इन लोगों को क्या लेना देना है? और फिर गांव-गांव, शहर तिरंगा लेके जाएंगे, तो राष्ट्रवाद उनकी ताकत है, उससे कैसे तिरंगा से इनका लेना देना क्या है भैया? इनका कोई लेना देना है क्या तिरंगा से? आरएसएस जो इनकी मातृ संस्था है, आरएसएस जो इनकी माता जी हैं, इनकी मातृ संस्था है आरएसएस। अरे वहां भी 2002 के बाद तो फहरा ही रहा है। सुन तो लीजिए भाई, पहले सुन तो लीजिए। आप अभी खुद ही कह रहे हैं 2002 के बाद, शायद, अगर मुझे याद है। प्लीज सर सुन लीजिए मेरी बात।
जी। 52 साल तक भारतीय जनता पार्टी की जो माता जी हैं, आरएसएस, उनके मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। प्रधानमंत्री पहले एक बार देश से माफी मांगे और उनकी जो संस्था है उसके प्रमुख भागवत जी देश से माफी मांगे कि हमने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, हम इस देश के लोगों से माफी मांगते हैं। ये स्पष्ट करना चाहिए उनको। ऐसे थोड़ी है कि आप सुबह उठे अब आपको तिरंगे से प्यार हो गया और 52 साल तक आप तिरंगे का अपमान करते रहे और ये देश आपकी बेवकूफी में फंस जाएगा। ये बताएंगे हम लोग देश के लोगों को। ये लोग तिरंगे के सबसे पूरे देश के लोगों को ये बताएंगे घर घर जाके हम लोग कि ये लोग देश, ये ऐसे लोग हैं, ये तिरंगे के विरोधी लोग हैं। इन्होंने 52 साल तक, इनकी माता जी जो है बीजेपी की, उन्होंने अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। संजय जी, ये बात तो विपक्ष लगातार कह रहा है 20 सालों से, लेकिन उसके बाद भी 2014 में 350 सीट और 2019 में 300 से ज्यादा सीट बीजेपी को मिली। क्या करना था? 1.5 दर्जन राज्यों में सरकारें बन गई। सुन तो लीजिए, चलो 1 दर्जन में सुनिए तो उस तिरंगे की शान के लिए क्या करना था? 18 करोड़ नौकरी देनी थी। उस तिरंगे की शान के लिए क्या करना था? काला धन विदेशों से लाके हर खाते में 15 लाख देना था। उस तिरंगे की शान के लिए क्या करना था? 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देना था। उस तिरंगे की शान के लिए क्या करना था? इस देश के अंदर महंगाई कम करनी थी। उस तिरंगे की शान के लिए क्या करना था? हमारे किसान अन्नदाताओं को फसल का दाम दोगुना करना था। किया कोई काम इन्होंने? किया कोई काम? एक काम किया हो तो बताइए आप। अरे भारत को विश्वगुरु बना दिया, खुद विश्वगुरु बन गए, अब आपको क्या चाहिए? पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। किस मामले में बनाया है? किस मामले में भारत की चर्चा हो रही है? यूके की पार्लियामेंट में किस बात की चर्चा हुई? कि मणिपुर में चर्च जलाए जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, महिलाओं को नग्न करके उनको परेड कराया जा रहा है। हैवानियत और दरिंदगी की घटनाओं के कारण मोदी जी के काल में पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है। ये विश्वगुरु है, ये विश्वगुरु है। तो इसलिए एक सवाल उसके बाद आते हैं। ये फेकूगिरी हो सकते हैं, ये फेकूगिरी गुरु हो सकते हैं। फेकू गुरु तो है हमारे प्रधानमंत्री जी, और अगर इनको भाषण देने की प्रतियोगिता करा दी जाए तो नंबर 1 पर आएंगे अंतर्राष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता में। लेकिन अच्छा, काम ये बताइए संजय सिंह, बारिश में, चलिए आज आपने शरण ली पोर्च में, अभी आप बैठे हैं, बारिश हो रही है, तो अब ये कब तक ऐसे बैठने का प्लान है? सरकार ने आपको, सरकार क्या मतलब सभापति ने आपको बाहर कर दिया, आप मोदी जी का नाम लगा रहे हैं, भाई फैसला तो राज्यसभा के सभापति का है, उपराष्ट्रपति का है, तो कब तक ऐसे बैठे रहेंगे आप? प्रस्ताव तो सरकार लेके आती है। पीयूष गोयल प्रस्ताव लेके आए ना हमारे निलंबन का, आपने भी तो सुना होगा ना? हाँ सुना हमने। हाँ, तो पीयूष गोयल कौन है? लीडर ऑफ द हाउस है। पीयूष गोयल कौन है? मोदी जी के मंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। वो प्रस्ताव लेके आए। सरकार प्रस्ताव लेके आती है निलंबन का। तो कब तक बैठेंगे? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने हमको निलंबित कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मणिपुर की हिंसा पर सदन में आके जवाब दीजिए। फिर से और ऐसे ड्रामेबाजी करने से और ऐसे झूठ बोलने से और मुद्दों से दिमाग भटकाने की कोशिश करने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी को सदन में आके जवाब देना पड़ेगा मणिपुर की हिंसा पे और वहां के लोगों की पीड़ा पे। मणिपुर आज दर्द में है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, और प्रधानमंत्री भाग नहीं सकते, उनको जवाब देना पड़ेगा। अब एक सवाल कि ये खबर आ रही है कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। अधीर रंजन चौधरी की तरफ से सांसदों को सूचना भी दी गई है कि वो मौजूद रहें, तो क्या जानकारी है? अविश्वास प्रस्ताव की क्या तैयारी है? देखिए, अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो अच्छी बात है, और हमारी पार्टी के भी एक सांसद अब लोकसभा में है, तो इस सरकार पर अविश्वास क्यों है ये पूरा सदन बोलेगा, और जो भी टीम इंडिया के हमारे सांसद है, जो दल है, वो लोकसभा में इस बात को उठाएंगे कि इस सरकार के प्रति अविश्वास क्यों है। आना ही चाहिए अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन आपको पता है अविश्वास प्रस्ताव का अंजाम क्या होगा? संख्या बल बहुमत उनके पास है, तो ये औपचारिकता रस्म अदायगी कई बार ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। आप इतिहास के पन्नों को उठा के देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी नेता, वो भी सरकार के खिलाफ उस वक्त
जब इससे भी कम संख्या विपक्ष की होती थी, उस वक्त अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ चुके हैं। और तब सदन के अंदर एक गंभीर और बड़ी चर्चा हुई थी, जिसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में हुई थी। तो मुझे लगता है कि बात लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। ये मायने नहीं रखता कि नंबर का क्या है, लेकिन बात इससे दूर तक जाती है। एक धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्री हैं केंद्र में है, उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो विपक्ष देश की जनता का विश्वास खो चुका है, वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कितने भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की सोचे, कुछ बदलने वाला नहीं। जनता द्वारा बार बार नकारे गए लोग तो अविश्वास प्रस्ताव मंजूर करके चर्चा शुरू कराए ना। इंडिया नाम रखने के बाद जनता का विश्वास उन्हें प्राप्त नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है। अविश्वास प्रस्ताव मंजूर करके उस पर चर्चा शुरू कराना चाहिए सदन में। अगर बड़बोलापन इतना है और आप कह ही रहे हैं कि नंबर है ये उनके पास, तो चर्चा शुरू कराएं। आखिरी सवाल, जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से भी एक बयान था। वो बयान ये था कि जब कोई बच्चा अपने क्लास में बार बार फेल हो जाता है, पड़ोसी और उसके दोस्त सहपाठी जब उसके प्रति ये मानने लगते हैं कि किसी काम का नहीं, नाकारा है, तो उसके माता पिता को लगता है चलो इस बच्चे का नाम बदलते हैं, शायद परसेप्शन बदल जाएगा। तो कुछ इसी तरह की कहानी है आप लोगों ने। आपको शायद ये सब समझ में बेहतर आ रहा होगा, या समझ में आ रहा है तो फिर भी आप बोलना नहीं चाहते। दरअसल ये टीम इंडिया के गठन के बाद पूरी की पूरी भाजपा ऊपर से नीचे तक बौखलाई हुई है। अब ये लोग किसी को हायर किए होंगे, कहीं जाकर किसी से पूछे होंगे, किसी ज्योतिषी से राय लिए होंगे, तो सबने कहा होगा कि भाई अटैक करो। अब अटैक करने में वो इस बात को भूल जाते हैं कि भैया आप नेताओं को गाली दो चलेगा, इंडिया को गाली मत दो। और इंडिया की तुलना आप कम से कम आतंकवादी संगठनों से मत करो। और नाम बदलने की जहां तक बात है, मैं जेपी नड्डा जी से कहना चाहता हूं और उनकी पार्टी से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी पार्टी का नाम अब बदलकर वास्तव में भारतीय झूठा पार्टी रख देना चाहिए। झूठा पार्टी। दिन रात जिस पार्टी का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, जिस पार्टी के नेता झूठ बोलते हो, जिसने पूरे देश को धोखा दिया हो, जो लोग मुंह छुपा के भाग रहे हैं मणिपुर के ऊपर, तो मैं समझता हूं कि ये इन बातों को पूरा देश देख रहा है। और ऐसी बातें करने से आप इंडिया को कमजोर नहीं कर पाएंगे। और इंडिया आपके खिलाफ लड़ रहा है, आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है और उठाता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार तस्वीर पीछे की दिखाइए। बारिश हो रही है अभी भी वहां आपके आसपास चारों तरफ? क्लोजिंग में हम चाहते हैं पीछे की बारिश हो रही है। ये संजय सिंह जहां बैठे हैं, ये पुरानी संसद की बिल्डिंग का पोर्च है। यहीं से सांसद जाते हैं सदन के भीतर। उसके ठीक सामने नई संसद की बिल्डिंग बन रही है। क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए बुद्ध मूर्ति के पास से ये लोग सांसद, जिसमें संजय सिंह मुख्य हैं, चूंकि उन्हें सस्पेंड किया गया है, आकर अब ये सामने जो तस्वीर दिख रही है, ये नई संसद की तस्वीर है। नई संसद, लोकतंत्र का नया मंदिर, और इस नए मंदिर के सबसे बड़े पुजारी प्रधानमंत्री मोदी, प्रधान पुजारी, जिन्होंने अपने लिए मंदिर तक नया बनवा लिया, वो प्रधान पुजारी इस संसद में आकर मणिपुर पर बयान देने को तैयार नहीं है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि आइए मणिपुर पर बयान दीजिए। नया मंदिर बनाने से क्या होगा अगर पुजारी अपना दायित्व नहीं निभाता है? तो पुराने मंदिर में भी पुजारी, हमने वो तस्वीर भी देखी थी 2014 में, जब प्रधानमंत्री मोदी इसी पुरानी संसद के पास, जहां संजय सिंह बैठे, अगर आपको याद होगा संजय सिंह, यही प्रधानमंत्री मोदी साष्टांग जमीन पर लेटकर 2014 में उन्होंने उसी जमीन को मंदिर, लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियों को प्रणाम किया था। तो आज वहीं बैठे हैं, प्रदर्शन, धरना और मांग, और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इस लोकतंत्र के मंदिर के भीतर आएंगे और अपना बयान देंगे, क्योंकि देश ही नहीं, हम सब लोग, हर नागरिक सुनना चाहता है। फिलहाल आपको शुक्रिया बातचीत करने के लिए। फिर बातचीत होती रहेगी। नमस्कार। नमस्कार।